बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 31 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 31 का नाम है क्रॉस कल्चरल इंसाइट्स ऑन इंटेलिजेंस एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। मॉड्यूल 113 से लेकर 118 इसमें शामिल है। लेसन बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि इस लेसन के अंदर आपको डिफरेंट जो कल्चर्स हैं इनकी इंसाइट्स कैसे होती है इंटेलिजेंस पर, और किस तरह से कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है कल्चर्स के अंदर रहते हुए एक शख्स की, आपको लेसन नंबर 31 के अंदर बताया गया है। और लेसन नंबर 31 बहुत इंटरेस्टेड है स्पेशली उन हजरात के लिए जो अपनी इंटेलिजेंस को भी देखना चाहते हैं कि कल्चर्स जो हमारी फैमिली में कल्चर्स हैं या जो हम जिस कल्चर्स में रहते हैं वो किस तरह से हमारी कोग्निटिव डेवलप कर चुका हुआ है ओवरऑल। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अब तो सब्सक्राइब कर दें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को। फर्दर यह कि आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में हमें फ़ॉलो करें। ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें हमें फ़ॉलो करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आप स्टूडेंट्स के लिए आप तो क्लियर कर जाएंगे साइकोलॉजी की फील्ड में, आप बैचलर डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन यह कि आप जूनियर स्टूडेंट्स के लिए को भी रिकमेंड करें साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की वीडियोस। फर्दर यह कि आपका सपोर्ट करने से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी बन सकती है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी। ओके, अब हम मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल नंबर 113 का नाम है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से है। मॉड्यूल 113 जो है वो कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको ना डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है। अगर आप 2000 में मतलब कि सन 2000 के दौरान पब्लिश होने वाली कई साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक को देखें ना तो आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ मिलेगी। और ये डेफिनेशंस ना काफ़ी मुख्तलिफ तरीके से ना इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए 2000 में जो टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई थी इंटेलिजेंस को लेकर, तो नंबर वन पे मेंटल एबिलिटीज़ का जो सेट था वो क्या कहता था। जो टेक्स्ट बुक थी मेंटल एबिलिटी के सेट को लेकर जो पब्लिश हुई थी, तो इंटेलिजेंस को ना मेंटल एबिलिटी का सेट ये कहता था कि इंटेलिजेंस को ना मेंटल एबिलिटीज़ का ना एक सेट समझा जाता है। नॉलेज का जो इस्तेमाल को लेकर ये होता था कि ये वो कैपेसिटी है जो हमें ना नॉलेज एक्वायर और यूज़ करने की सलाहियत देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की में ये होता है कि इंटेलिजेंस को ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स के तौर पर भी समझा जाता है। हर तरह के टास्क में एक्सीलेंस मतलब ये कि ये वो स्किल्स है जो हमें ना मुख्तलिफ टास्क को ना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने में मदद देती है। अडेप्टेशन और लर्निंग में ये होता है कि इंटेलिजेंस का मतलब हर चीज़ को ना समझना, सीखना और ऑब्स्टेकल्स को ना ओवरकम करना होता है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के ना कई डेफिनेशंस में ना नॉलेज का जिक्र होता है जो ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस का मतलब है दुनिया की हकीकत को समझना। फिर ज़्यादा डेफिनेशंस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हाईलाइट करती है जिसमें ना इंटेलिजेंस को एक ऐसी मेंटल स्किल्स समझा जाता है जो इंसान को गोल्स तक पहुंचाने में मदद देती है। इंटेलिजेंस नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके ना ऑब्स्टेकल्स को भी ओवरकम करने की एबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस का दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि ये ना एडेप्टेशंस में मदद करती है। मतलब चेंजिंग कंडीशंस के साथ अपने आप को ना एडजस्ट करना। और ये अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ना इसमें कल्चरल फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंटेलिजेंस को ना हम कोग्निशंस के साथ भी ना जोड़ते हैं जो कि ना एक प्रोसेस है जिसमें ना इंसान नॉलेज को अक्वायर और अप्लाई करता है। इसमें ना रिकोगनिशंस, कैटेगराइजेशंस, थिंकिंग और मेमोरी जैसे प्रोसेस शामिल हैं। कैटल
कैटल्स टू फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस में आपको बताया गया है कि कैटल ने 1971 में इंटेलिजेंस को ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर वन पे कैटेगरीज का नाम है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये वो एबिलिटी होती है जो हमारे नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस का यूज़ करने की सलाहियत होती है। इसमें ना वो इंफॉर्मेशंस और स्किल्स शामिल है जो हमने अपनी लाइफ में सीखी होती है, जैसे कि वोकेबलरी, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक फैक्ट्स। और ये इंटेलिजेंस वक्त के साथ बढ़ती है और ज़्यादातर एज के साथ इम्प्रूव होती है, क्योंकि ना ये एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस के थ्रू एकोमुलेट होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में ये होता है कि ये वो कैपेसिटी है जो हमें न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने, रीजनिंग करने और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में मदद देती है बिना किसी पहले से एक्वायर्ड नॉलेज के। और ये अडेप्टेबिलिटी और क्विक थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में फ्लूइड इंटेलिजेंस अडल्टहुड के शुरुआत में ना पीक पर होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे एज के साथ डिक्लाइन करती है। कैटल की थ्योरी ने ना कोग्निटिव एबिलिटीज़ को समझने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, और किस तरह ये एबिलिटीज़ लाइफ स्पेन के दौरान चेंज होती है ना, इसको समझने में मदद भी की थी कैटल की थ्योरी ने। आगे है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की टाइप्स क्या हैं अगर देखा जाए क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक, तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हर कल्चर में ना अलग तरीके से समझी जाती है या समझी जा सकती है, और इनको ना अलग तरीके से डेवलप किया जा सकता है। कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ना इन्फ्लुएंस करती हैं हर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को, कि किस तरह से पर्सपेक्टिव या परसीव किया जा सके। ओके, आगे आते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की तरफ। तो ये वो कैपेसिटी है जो ना इंसान को रीजनिंग, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने में मदद देती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में सबसे पहले जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा था कि ये वो कैपेसिटी है जो इंसान को रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने में मदद देती है। इसमें ना न्यूमेरिकल रीजनिंग, वोकेबलरी यूज़ और मेमोरी शामिल होती है, और ये कोग्निटिव फंक्शंस में ना हमें नॉलेज सीखने और अप्लाई करने में मदद देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये होता है कि ये वो एबिलिटी है जो इंसान को अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने में मदद देती है, साथ ही दूसरों के इमोशंस को समझने और इनको ना इन्फ्लुएंस करने में भी इसमें शामिल होता है। इन्फ्लुएंस करना भी इसमें शामिल होता है, और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इमोशनल रेगुलेशंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सोशल इंटेलिजेंस में ये होता है कि ये वो एबिलिटी है जो ना इंसान को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त सोशल क्यूज़ और डायनामिक्स को समझने में मदद देती है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल होती है जो इंसान को रिलेशनशिप और सोशल इन्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद करती है। कंपोनेंट्स ऑफ आईक्यू टेस्ट। अब इंटेलिजेंस के मेजर करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आईक्यू टेस्ट की फॉर्म में होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो क्या है कि आप आईक्यू टेस्ट करते हो, तो आईक्यू टेस्ट में आपको स्केल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा इंटेलिजेंस स्केल्स किस स्टूडेंट्स पे या किस एकेडमिक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आईक्यू टेस्ट के ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन पे है मेमोरी, और ये वो एबिलिटी है जो इंसान को ना इंफॉर्मेशन को ना याद रखने और रिकॉल करने में मदद देती है। जैसे कि वेस्लर मेमोरी स्केल्स में ना सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या वर्ड्स का याद करना शामिल है। नंबर्स, ये वो एबिलिटी है जो मैथमेटिकल रीजनिंग और कैलकुलेशन से करने में ना मदद देती है। जैसे कि वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स में ना ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करना होता है। कंप्रीहेंशंस में ये होता है कि ये वो एबिलिटी है जो इंसान को ना वर्बल या रिटन इंफॉर्मेशंस को समझने और इंटरप्रेट करने में मदद देती है। जैसे कि वेस्लर्स का जो स्केल्स में ना प्रोवर्ब्स का मीनिंग समझना या पैसेज पर क्वेश्चंस का जवाब देना शामिल है। फिगर कंप्लीशंस ऑब्जेक्ट्स, ये वो एबिलिटी है जो इंसान को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। जैसे कि रावण प्रोग्रेसिव मार्टिसिस में ना इनकम्प्लीट पिक्चर्स को ना कंप्लीट करना होता है। वोकेबलरी,
ये वो एबिलिटी है जो इंसान को ना वर्ड्स के समझने और इफेक्टिव यूज़ करने में ना मदद देती है। जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन करना होता है। आगे है स्पीड एंड एक्यूरेसी, लास्ट में है नंबर 6 पे स्पीड एंड एक्यूरेसी है, और ये वो एबिलिटी है जो इंसान को प्रॉब्लम्स को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व करने में मदद देती है। जैसे कि वेस्लर में ना सिंबल सर्चिंग टास्क जो प्रोसेसिंग स्पीड को ना असेस करता है। मॉड्यूल 114 क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ऑन इंटेलिजेंस के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया है कि इंटेलिजेंस को समझना इसके ना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बिना मुश्किल होता है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो कई सालों से चल रही है और ये बताती है कि हर कल्चर में ना इंटेलिजेंस को अलग तरीक़ों से समझा जा सकता है या समझा जाता है। मिसाल के तौर पर रिसर्च से ये पता चलता है कि बच्चों के पास ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं जो एकेडमिक टेस्ट पर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ भी ना इनके इंटेलिजेंस टेस्ट पर असर डाल सकती है, और ये स्टर्नबर्ग ने 2004 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। एक और मेजर पॉइंट जो डिस्कशंस में होता है वो ये है कि इंटेलिजेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। अगर एक शहर के नॉर्दर्न पार्ट के 12 साल के बच्चे ने या बच्चों ने एक टेस्ट पर स्कोर 90 लिया और साउदर्न पार्ट के बच्चों ने 105 लिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर इंटेलिजेंस का ताल्लुक क्या हुआ? फिर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इन जो सवालात पेश करती है ना, इनमें ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं। अब कौन कौन सा है? नंबर 1 जो क्वेश्चंस है इसमें ये होता है कि क्या एथनिक ग्रुप को एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से करेक्टराइज किया जा सके। मतलब मिसाल के तौर पर क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि इटालियन ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जर्मन से, और जर्मन का तरीका जो सोचने का जो तरीका है ज़्यादा परसीव होता है ब्राज़ीलियंस के कंपैरिजंस में। नंबर 2 पे है कि क्या कुछ कल्चरल ग्रुप का मेमोरी बेहतर होता है दूसरे ग्रुप के मुकाबले में। नंबर 3 पे है कि क्या पॉवर्टी और सोशल प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंस पर असर डालती है। नंबर 4 पे है कि क्या फॉर्मल स्कूलिंग इंटेलिजेंस की बराबरी ला सकती है, क्या ये बराबरी मुमकिन है। आगे है द फ्लेमन इफेक्ट थ्योरी पोजिस्ट। तो फ्लेमन इफेक्ट थ्योरी ये कहती है कि एवरेज आईक्यू स्कोर्स वक्त के साथ ना हर पॉपुलेशंस में ना बढ़ रही है, और ये इफेक्ट सबसे पहले ना साइकोलॉजिस्ट जेम्स फ्लेम ने ना डॉक्यूमेंट किया था, और मतलब कि अपनी रिसर्च से आइडेंटिफाई किया था। इनके मुताबिक ना लोगों के कोग्निटिव एबिलिटीज़ हर 10 साल में ना लगभग या तकरीबन तकरीबन 3 पॉइंट से बढ़ रही है। इस थ्योरी के मुताबिक ये इंक्रीज़ कुछ फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। नंबर 1 पे है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, मतलब ये कि एजुकेशन का बेहतर होना, ज़्यादा बेहतर और एसेसिबल एजुकेशन जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एम्फोसाइज करती है। नंबर 2 पे है बेहतर इन न्यूट्रिशंस, ज़्यादा अच्छी ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स जो ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। अब ये देखें कि आजकल तो न्यूट्रिशन से इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि हाइजीन फूड और फास्ट फूड ही बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर ना अर्जीज बहुत ज़्यादा है, एंगर बहुत ज़्यादा आ जाता है, सैडनेस बहुत आ जाती है। तो ये भी जो न्यूट्रिशन है ना, ये भी हमारी इंटेलिजेंस पे, हमारे मूड पे, हमारे कोग्निशंस पर ना बहुत इम्पेक्ट करता है। नंबर 3 पे है इंक्रीज कोगोनेटिव स्टिमुलेशंस, मतलब ये कि ज़्यादा कोगोनेटिव स्टिमुलेशंस, कॉम्प्लेक्स और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट्स जो टेक्नोलॉजी और मीडिया के ज़रिए बन रहे हैं इस वजह से भी ये जो है ना ये हो रहा है ओवरऑल, जो इंक्रीज़ कर रही है हमारी इंटेलिजेंस के फैक्टर्स को। आगे फ्लेमन की रिसर्च ये हाईलाइट करती है कि इंटेलिजेंस एक डायनामिक चीज़ है और सोसाइटल और इन्वायरमेंटल चेंजेस का इस पर ना बहुत असर पड़ रहा है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, मतलब कि द थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के नाम से है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस सिर्फ कोग्निटिव एबिलिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ना ये भी देखा जा सकता है कि कोई इंसान अपनी कल्चरल इन्वायरमेंट्स के साथ कितने अच्छे से ना अडेप्ट करना जो है वो अडेप्ट कर पा रहा है या अडेप्ट कर
अडेप्ट कर पाता है। इस थ्योरी के मुताबिक इंटेलिजेंस 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 पे है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग से रिलेटेड होती है, और ये ना हर कल्चर में ना अलग हो सकती है, क्योंकि ना हर कल्चर की एजुकेशनल और सोशल नॉर्म्स अलग होती है। नंबर 2 पे है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ये न्यू आइडियाज़ जनरेट करने की एबिलिटी है, जो कल्चरल वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस के मुताबिक अलग होती है। हर कल्चर में ना जो चीज़ इनोवेटिव या यूज़फुल समझी जाती है वो अलग होती है। नंबर 3 पे है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल सिचुएशंस को ना समझने से रिलेटेड होती है, और ये ना डीप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट पर ना मुश्तमिल होती है, डीप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर मुश्तमिल होती है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। डीपली रूटेड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके ओके, अब आते हैं दोबारा से नीचे आ जाता हूँ मैं। स्टर्नबर्ग का ना थ्योरी, ये थ्योरी ये समझाती है, एक्चुअल में ये स्टर्नबर्ग की थ्योरी ये समझाती है कि सक्सेस हर कल्चर में ना अलग तरीके से डिफाइन होती है। इसलिए इंटेलिजेंस को असेस करते वक्त ना हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल 115 कल्चर एंड कॉग्निशंस के नाम से है। तो पहले 2 लाइन के पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पहले 2 मॉड्यूल्स में ना हमने इंटेलिजेंस का कंस्ट्रक्ट डिस्कस किया, और इसमें ना और इसके कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया था। नंबर 2 पे पैराग्राफ में बताया गया है कि कल्चर का मतलब है वो शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो एक स्पेसिफिक ग्रुप या सोसाइटी के अंदर जनरेशन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, और ये ना हमारे सोचने, रहने और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारी कोग्निटिव प्रोसेस जैसे कि परसेप्शंस, रीजनिंग और मेमोरी को शेप करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये पैराग्राफ 3 में बताई गई है आपको एक मिसाल। तो ऐसे कल्चर्स जो कलेक्टिविज़म्स को ना ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि बहुत से ईस्टर्न एशियास या ईस्ट एशियन सोसाइटीज़, इनमें ना लोग ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से ना सोचते हैं। जैसे कि हम मज़हबी हैं, तो मतलब कि ईस्ट एशियंस में हम भी आते हैं, तो हम ना होलिस्टिक तरीके से सोचते हैं, जिसमें ना रिलेशनशिप और ग्रुप हार्मोनी पर भी फोकस होता है। इसके मुकाबले में अगर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स को देखा जाए, जो कि वेस्ट की सोसाइटीज़ है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इनमें ना सोच एनालिटिकल होती हैं, जहां फोकस अपनी इंडिविजुअल गोल्स और इंडिपेंडेंस पर होता है, मतलब कि सेल्फिशनेस। ओके, आगे है लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि इंटेलिजेंस को ना कोग्निशन से अलग नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ना कोग्निशंस वो डिवर्सिफाइड प्रोसेस है, जिसमें ना एक इंसान नॉलेज एक्वायर करता है और अप्लाई करता है, नॉलेज अप्लाई करता है। इसमें ना यूजुअली रिकॉग्निशंस, कैटेगराइजेशंस, थिंकिंग और मेमोरी जैसे प्रोसेस शामिल होते हैं। और अगर देखा जाए तो हम प्रोसेस वगैरह जो है शामिल होते हैं ओवरऑल। और जैसे कि प्रोसेस मतलब कि हमने सेंसेशंस और परसेप्शंस के जो था मॉड्यूल नंबर 99 और 100 में ना देखा था, और ये बेसिक कोग्निटिव प्रोसेस हैं जो हमें ना हमारे इन्वायरमेंट के बारे में ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मदद करते हैं। हाई ऑर्डर और कम्प्लेक्स प्रोसेस जैसे कि थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग इन प्रोसेस का हिस्सा है। सोशल कोग्निशंस, हम ना दूसरों के हम दूसरों को ना अपने से डिफरेंट समझते हैं। सोशल ग्रुपिंग के 3 डिस्टिंग्विशेबल लेवल्स होते हैं। नंबर 1 पे है ह्यूमन बींग्स एज अ मेमेलियन स्पीशीज़। मतलब ये कि इस लेवल पर ना इंसान को बायोलॉजिकल तौर पर देखा जाता है, जैसे कि होमो स्पीशीज के मेंबर्स, और ये शेयर्ड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस और बेसिक सर्वाइवल बिहेवियर्स को ना एम्फेसाइज करती है, जो हर इंसान में ना कॉमन होती है, जैसे कि रिप्रोडक्शंस ऑफ स्प्रिंग की न्यूचरिंग और सोशल बॉन्डिंग वगैरह। सोसाइटीज़ इस लेवल पर ना सोसाइटीज़ को ना डिफाइन किया जाता है।
जैसे कि वो पॉपुलेशंस जो स्पीशीज जियोग्राफिकल या और पॉलिटिकल रीजन्स में रहती है, और जो कॉमन कल्चरल, सोशल्स और इकोनॉमिक के सिस्टम से शेयर करती हैं। सोसाइटीज़ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनमें ना शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, लैंग्वेज, वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं, जो इनकी इंट्रैक्शंस और सिचुएशंस को ना गवर्न करते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट, जापान या इंडिया इंडिया को ना डिस्टिंक्ट सोसाइटी से समझा जा सकता है, जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और कल्चरल ट्रेडिशंस रखती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, इस लेवल पर ना हम वो स्पेसिफिक कस्टम्स, रिचुअल्स और बिहेवियर्स देखते हैं जो किसी सोसाइटीज़ के लाइफ स्टाइल्स को ना डिफाइन करती है। कल्चरल प्रैक्टिस वो मतलब ये कि कल्चरल प्रैक्टिसेस सोसाइटी के हिस्ट्री में ना रीजन्स, वैल्यूज़ और इन्वायरमेंट्स से शेप होती है, और ये हर दिन के बिहेवियर्स, ट्रेडिशंस और सोशल रोल्स को इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं। मिसाल के तौर पर शादी की रिचुअल्स, हॉलीडे ट्रेडिशंस या ग्रीटिंग का तरीका हर कल्चर में ना अलग होता है। मॉड्यूल 116 कल्चर एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से है। तो कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। चाहे कोई भी कल्चर हो जिसमें ना एक बच्चा पैदा जैसे ही बच्चा पैदा हो, तो कल्चर का जो है वो बहुत रोल होगा कोग्निटिव डेवलपमेंट में। सबसे पहले ना और सबसे ऑब्वियस बात यह है कि कल्चर हमारे लिए ना पहले से कोई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का स्टोर हाउस प्रोवाइड करता है, जो इंसानों ने पहले एक इनकाउंटर किया है और सॉल्व किया है, और ये हॉटचिन्स ने 1995 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। कल्चर्स हमें ना सोचने और काम करने के लिए ना बहुत सी ना टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप ये देख लें कि एक तो सेहरा में रहने वाले जो बच्चे हैं, और एक ये लेफ़्ट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली कल्चर्स ने कोग्निटिव डेवलपमेंट कर ली है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कर ली है इस वाले से कि किस तरह से रहना है, कहाँ पे रहना है, किस तरीके से रहना है। कल्चरल ने कॉन्टेक्स्ट दे दी है इंटेलिजेंस के हवाले से। आगे दुनिया जो एक न्यू मतलब कि दुनिया जो है ना वो दुनिया में पैदा हुए न्यू बच्चे को ना, जैसे ही दुनिया में बच्चा पैदा होता है, तो वो ना एक सोशल वर्ल्ड होता है, मतलब कि वर्ल्ड होता है जिसमें ना वो लोग होते हैं जो पहले से कल्चरल नॉलेज एक्वायर्ड कर चुके होते हैं, और इनके बिहेवियर्स भी ना इस नॉलेज से ना शेप होते हैं। और सिंपल मायने में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा, और इन द स्टार्टेड मैंने आपको जैसे कि बताया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द शो लेक्चर्स की सीरीज़ में, कि मतलब कि PS511 के कोर्स में कि माँ बाप ही हैं, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कोई भी मुसलमान नहीं पैदा होता, बल्कि उसके माँ बाप ही हैं जो उसको मुसलमान बनाते हैं। मतलब कि दुनिया में जो भी शख्स पैदा होता है, ना वो यहूदी होता है, ना वो ईसाई होता है, ना मुसलमान होता है, वो उसके माँ बाप ही होते हैं जो उसको वैसा बनाते हैं। तो वो कल्चर ही, उस कल्चर में ही पैदा हुआ, तो वैसे ही उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी। मज़ीद ये कि ये कल्चरल रीजनिंग उन प्रैक्टिसेस को ना इंक्लूड करती है जो बेबीज़ को ना एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करती है, ताकि ना वो भी अपनी लाइफ में ना अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की तरह अपने सोशल ग्रुप्स में ना नेक्स्ट जनरेशन्स का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज कर सके, जो सोशल ग्रुप के कंटिन्यूटी को इंश्योर करे। मॉड्यूल 117 कल्चर डिफरेंसेस इन कोग्निटिव स्टाइल्स के नाम से है। तो पहले हम कोग्निटिव स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब विद इन विटकिन और इनके कोलीग्स ने ना फील्ड डेवलपमेंट जो है वो शख्सियत को ऐसे डिस्क्राइब किया है जो अपने और दूसरों के दरमियान ना बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करती, और यानी वो ना अपने और दूसरों के बीच ना एक क्लियर बाउंड्री नहीं बनाते। और ये ना फील्ड डिपेंडेंट लोग इंटरपर्सनल एक्सपर्टाइज और सेंसिटिव में ना ज़्यादा होंगे, और इनके ना इनकी सोच इंटरडिपेंडेंट सेल्फ, मतलब ये कि जो दूसरों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इस तरह की होगी। दूसरी तरफ फील्ड डेवलपमेंट लोग ना अपने आप को ना दूसरों से अलग और डिस्टिंक्ट समझते हैं, वो अपनी सोच और फैसलों में ना इंटरनल रेफरेंट
मतलब ओवरऑल ना इंटरनल रेफरेंस मतलब ये कि अंदर से गाइडेंस लेने पर ना ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं और ज़्यादा ऑटोनोमस होते हैं, यानी अपने सोशल रिलेशनशिप में डिपेंडेंट रहते हैं। आज की जो टर्म्स में ना फील्ड डिपेंडेंट लोग ना अपनी सोच को ना एक ऑटोनोमस एजेंट के तौर पर फोकस करते हैं, जबकि फील्ड डिपेंडेंट लोग ना अपनी सोच को ना एक सोशल ग्रुप के डिपेंडेंट एजेंट के तौर पर फोकस करते हैं। फील्ड डिपेंडेंट लोग ना अपने ग्रुप के बिहेवियर्स और रिलेशनशिप पर ना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, मॉड्यूल 118 जो है ना वो कोग्निशंस इन कल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से है। तो इसमें ओवरऑल आपको बताया गया है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस है जो कल्चर के थॉट डिफाइंड होती हैं, और ये कॉल एंड पैकर ने ना 2016 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। शेडवर और इनके कोलीग्स ने 1998 में ना ये आइडियाज़ एक्सप्रेस किया कि चाहे इंसानों के यूनिवर्सल कोग्निटिव ट्रेड्स कुछ भी हों, इनके ना कल्चरल प्रैक्टिसेस ही इनके ट्रेड्स को ना डिफाइन करते हैं और इन्हें ना सब्सटेंस और मोटिवेशंस भी देते हैं। और ये ना प्रैक्टिसेस हर सोशल ग्रुप में ना अलग होती है, और इसी वजह से ना कल्चर और कोग्निशंस के रिलेशनशिप को ना स्टडी करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती है। आगे हैं निबत और मोसेदा ने ना 2003 में ना अपनी रिसर्च में ये आर्ग्यू किया था कि अटेंशंस, परसेप्शंस और कोग्निशंस में ना डिफरेंसेस सोशल स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस के फ़र्क की वजह से होता है। एक अच्छी एग्जांपल सर्पल ने ना 1979 के काम से जो है वो मिलती है, जो स्कॉटलैंड में एजुकेटेड हुए हैं, मगर उस वक़्त ना ज़िम्बाब्वे मतलब कि साउदर्न अफ्रीका में ना कम काम कर रहे थे। इन्होंने ना देखा कि काफ़ी रिसर्च जो है वो ये दिखाती हैं, बहुत सी रिसर्चेस ये दिखाती हैं कि नॉन लिटरल लोग मतलब कि कम पढ़े लिखे लोग ना ऑब्जेक्ट्स को ना रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी में ना डेफिशिएंट है। स्पर्ल ने ना इस बात पर शक किया है और कहा कि ये ना डेफिशिएंसी इनके ना परसेप्चुअल हैबिट्स को ना डेवलप ना करने की वजह से है, नहीं बल्कि ना इनके ना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क करने की वजह से है। ओवरऑल आपको ना इस मॉड्यूल नंबर अगर 118 के बारे में बताऊँ ना, इसमें ना आपको बताया गया कि नंबर 1 पे फील्ड डिपेंडेंट पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। फील्ड डिपेंडेंट में ये होता है कि लोग दूसरों के साथ ना कनेक्टेड होते हैं और इनकी सोच ना इंटर डिपेंडेंट होती है। फील्ड इंडिपेंडेंट में ये होता है कि फील्ड इंडिपेंडेंट लोग ना अपनी सोच और फैसलों में ना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने आप को ना दूसरों से अलग समझते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस कोग्निटिव ट्रेड्स को ना डिफाइन और शेप करती है, और हर कल्चर के प्रैक्टिसेस अलग होते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस कोग्निशंस और परसेप्शंस को ना इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये ना सोशल स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस के फ़र्क की वजह से भी होता है ओवरऑल। तो ये था आपका लेसन नंबर 31। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं क्या क्या पूछा जा सकता है आप स्टूडेंट से। तो इन द स्टार्टेड अगर मैंने जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट, इनको आप अच्छे से फोकस कर लिया करें, और क्योंकि ना इन्हीं से इंशाल्लाह पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। और इस लेसन आने वाली जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के जो लेसन होंगे PSY 515 के, बहुत ही लेंथी हैं, और मे भी वीडियो का ड्यूरेशन 1 घंटे तक भी पहुंच सकता है। और मेरी कोशिश होगी आपकी जो है ना वो क्लैरिटी के लिए वीडियो अच्छे से मैं डिफ़ाइन करूं, आप ड्यूरेशंस को ना देखिएगा काइंडली स्टूडेंट्स। तो इसमें लेसन नंबर 31 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को क्या इंटेलिजेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इसी तरह अडेप्टेशंस का क्या ताल्लुक़ है, और बस इसी तरह आपसे ना घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो ये मैंने ना डिफरेंट हाईलाइट्स किए हुए हैं पॉइंट, ठीक है। अडेप्ट लर्नर हो गया, फिर मेंटल ऑफ एबिलिटीज़ हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये एक्सेट्रा। उसके बाद है कैटल 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस के दो जो है ना पार्ट्स या 2 फैक्टर्स, उनका नाम बताएं। और फर्दर ये कि आपको एग्जांपल देकर भी पूछा जा सकता है कि ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है या फ्लूइड इंटेलिजेंस है।
टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्दर ये कि आपको इनके एग्जांपल्स दे के ना आपसे पूछा जा सकता है कि इनको किस टाइप की इंटेलिजेंस है, इमोशनल है, सोशल है या इंटेलेक्चुअल है। कंपोनेंट्स ऑफ आईक्यू टेस्ट के बारे में बात की जाए तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे ही इंटेलिजेंस ही टेस्ट की जाती है। तो इसमें इनकी एग्जांपल्स देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ आईक्यू टेस्ट में मेमोरी को किस तरह से रेफ़र किया जाता है, या नंबर्स को किस तरह से रेफ़र किया जाता है, या कंप्रीहेंशंस को किस तरह से रेफ़र किया जाता है, या फर्दर यह कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूवर्ब्स और आंसरिंग किस क्वेश्चंस का जो इस्तेमाल है किस में होता है आईक्यू के टेस्ट में, कंपोनेंट्स ऑफ आईक्यू टेस्ट में। तो ये कंप्रीहेंशंस में होता है इस्तेमाल। इसी तरह इनकी एग्जांपल्स दे के ना आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना पूछा जा सकता है। आगे हम मॉड्यूल 114 की बात करें तो इसमें ना मॉड्यूल 114 में जो हाईलाइट मैंने वैसे किए हुए पॉइंट, ओवरऑल मैंने इसको पूरा नहीं हाईलाइट किया हुआ, तो लिहाजा इसको एक दो दफ़ा पढ़ के ना अच्छे से अपने ब्रेन में आप स्टूडेंट्स बैठा लीजिएगा। आगे आते हैं हम नीचे। ओवरऑल ये मॉड्यूल नंबर जो है ना 114 इन द स्टार्टेड इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से द फ्लेमिंग इफेक्ट थ्योरी पोजिस्ट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इन्होंने जो फैक्टर्स बताए थे, इनके फैक्टर्स क्या थे कि जिसकी वजह से हमारा आईक्यू बहुत इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन है, बेटर न्यूट्रिशन है, इंक्रीज कोग्निटिव स्टिमुलेशन है। और ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? द फ्लेमन इफेक्ट थ्योरी पोजिस्ट के। और फ्लेमन रिसर्च एक्चुअल में कहती क्या है? ये डायनामिक नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को लेकर डिस्कस करती है। तो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस में ये होता है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एम्फोसाइज की थी ये थ्योरी, और ये नेविगेट करती है कल्चरल इन्वायरमेंट्स को। ठीक है, कल्चरल इन्वायरमेंट्स को ये नेविगेट करती है, रास्ता दिखाती है। और इसमें ना की कंपोनेंट्स है, कौन कौन से हैं? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एग्जांपल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप की इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है या एनालिटिकल है। आगे आते हैं मॉड्यूल 115 की तरफ। तो कल्चर एंड रिकॉग्निशंस के नाम से है, तो कल्चर की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। फर्दर ये कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है? इंस्पेरेबल होती है फ्रॉम कोग्निशंस की वजह से। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ ये फर्स्ट लाइन लास्ट में, और ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, इनको आप अच्छे से दो तीन मरतबा ना पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे आते हैं हम सोशल कॉम्बिनेशंस की तरफ। तो इसमें जो है लेवल ऑफ सोशल ग्रुपिंग क्या है? तो ये जो है ना लेवल ऑफ सोशल ग्रुपिंग के 3 तरह के लेवल है। इनको अच्छे से आप स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। नंबर 1 पे जो लेवल है ह्यूमन बींग एज अ ममेलियंस स्पीशीज़ है, सोसाइटीज़ और कल्चरल प्रैक्टिसेस है। इनकी एग्जांपल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। सपोज अगर रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड सोशल बॉन्डिंग किस में आता है? तो ह्यूमन बींग एज अ मेमेलियन स्पीशीज़ में आता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है लैंग्वेज, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स किस में आता है? सोसाइटीज़ में आता है, जो कि इंट्रैक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, आ जाते हैं हम नीचे। मॉड्यूल 116 कल्चर एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से है। तो इसमें ना आपको इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें ना पूछा जा सकता है आपसे कि जो भी बच्चा पैदा होता है, मतलब किस तरह से उसका जो है वो सेंट्रल रोल होता है कल्चर का कोग्निटिव डेवलपमेंट में। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। फर्दर ये कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कल्चर्स जो है वो किस तरह से न्यू बच्चे के लिए होते हैं। तो न्यू बॉर्न इज़ अ सोशल वर्ल्ड होता है, ठीक है, बच्चे के लिए। तो आगे आ जाते हैं हम नीचे मॉड्यूल नंबर 117 की तरफ। तो कल्चर डिफरेंसेस इन कोग्निटिव स्टाइल के बारे में बात की जाए तो विटकिन एंड इसके कोलीग्स ने क्या जो था वो डिस्क्राइब किया था। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, सॉरी वेरिएबल्स मैंने क्या दिया, फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सनस और फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट को लेकर जो था इन्होंने बताया था। ओवरऑल मॉड्यूल 118 कोग्निशंस इन कल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो ये बताती है कि इंसान जो है ना ओवरऑल इंसान और इसमें मॉड्यूल नंबर 118 कोग्निशंस इन कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि
घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि निस्बत एंड मैसोडा ने ना 2003 में क्या आर्ग्यू किया था। इसी तरह कोल एंड पेकर ने क्या 2016 में क्या आइडेंटिफाई किया था। और स्कॉटलैंड जो है वो मतलब कि ज़िम्बाब्वे के मुताबिक, या फिर ज़िम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका के मुताबिक किस तरह से जो कल्चर्स को नेविगेट करते हैं। और नॉन लिटरल पीपल्स जो है ना, नॉन लिटरल पीपल्स को लेकर जो है ना एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिटरेचर पर्पस को लेकर जो नॉन लिटरेट पेपर होते हैं वो किस तरह से अपनी एबिलिटी रखते हैं एज आ लर्निंग इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक, तो इनकी परसेप्चुअल एनालिसिस होती है नॉन लिटरल मतलब के अनपढ़ लोगों में ओवरऑल। और ये था आपका लेसन नंबर 31 का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 32 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।